नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं लेकर आ चुका हूं आज का करंट अफेयर और आज का डेट है आपका 19 जुलाई। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। देखिए, स्मृति वन का उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य ने किया है। आपका इसके लिए ऑप्शन है, पहला मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब और नन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्मृति वन का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। अब चूंकि हम लोग के करंट अफेयर में डिस्कशन में आज देखा जाए तो उत्तराखंड पहली बार आ रहा है, तो आज थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें, उसकी एक राजधानी तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि देहरादून उसकी राजधानी पहले से ऑलरेडी है, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने जो है उनको देहरादून को शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन यानी कि समर टाइम के लिए उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाया है जिसका नाम क्या है? गैरसेड। ठीक है, तो ये उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, वही राज्यपाल की बात करें तो वहां की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो वहां के नेशनल पार्क में अगर देखें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से फूलों की घाटी वाला लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। जिम कार्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो ध्यान रखिएगा इस नेशनल पार्क के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, रोज मैं यही बात कहता हूं कि हम लोग जब भी किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। तो यहां पर आप देखें, उत्तराखंड में अभी हाल ही में कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप अभी लॉन्च हुआ है? तो उन्होंने भी कोरोना वायरस की सटीक जानकारी लेकर दृष्टि ऐप लॉन्च किया। ठीक, भारत का पहला लाइकिन पार्क कहां पर बनाया गया? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक, फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर ये सवाल पूछता है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। ठीक है, और बेरोजगार युवाओं के लिए वहां पर एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम क्या था? होप। और होप का एक फुल फॉर्म भी है। अगर देखा जाए तो पहला क्या है? एच मतलब क्या? हेल्पिंग। ओ मतलब आउट। पी मतलब क्या है यहाँ पर? पीपल। और ई मतलब है एवरीवेयर, यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया। तो ये कुछ पॉइंट्स था उत्तराखंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए, अगला सवाल भी उत्तराखंड के बारे में ही है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन से राज्य ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने ये घोषणा किया, डिक्लेरेशन किया कि वो अब कचरे से बिजली बनाएंगे। लेकिन अब देखो, ये तो क्वेश्चन आपके बीच में आया कि किस राज्य ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन को आप बदल भी सकते हो, या एग्जामिनर क्वेश्चन को हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर दे। क्या चेंज करेगा? क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में कचरे से बिजली बनाने के का जो डिक्लेरेशन हुआ वो किस पहल या कैंपेनिंग के अंतर्गत किया गया? तो उस कैंपेनिंग का नाम क्या, उस पहल का नाम क्या है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ वेस्ट टू एनर्जी कैंपेनिंग के अंतर्गत ही कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की गई। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, एक चीज और आपको मैं बताते चल रहा हूं। ये जो वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरे से बिजली बनाने के बारे में जो बात कर उत्तराखंड की सरकार गवर्नमेंट कर रही है, जो उसका मानना यह है कि वो पहाड़ी इलाकों में जितने भी वो वेस्ट मटेरियल लोग फैला देते हैं, जो घूमने जाते हैं पर्यटक वगैरह, तो वो सब लोगों के उस कचरे को कलेक्ट करेंगे और उससे बिजली बनाने का काम करेंगे, जिससे वो एरिया भी जो कि पर्यटक यानी टूरिस्ट एरिया है वो साफ सुथरा भी हो जाएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके राज्य में बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो देखिए इसमें भारत का कौन सा स्थान है? थर्ड रैंक है इंडिया का। यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अब सवाल आता है कि सर अगर क्वेश्चन फर्स्ट रैंक वाले का पूछ ले तो देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है फर्स्ट रैंक किसका है? चाइना का, और सेकेंड रैंक किसका है? यूएसए का। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि इनमें से क्या सत्य है, उस पर करके बना दे। पहला रैंक चाइना का है, दूसरा यूएसए का, तीसरा भारत का, तीनों सही है। फर्स्ट रैंक पर कौन आया अगर ये पूछे तो चाइना, और भारत का रैंक पूछ ले तो थर्ड। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोरंटो
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए किसे राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, 2 लोगों को भारत की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों को बनाया गया है? 50 लोगों को। ये देखिए मैंने बता रखा है, पूरे वर्ल्ड में 50 लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन भारत से 2 लोग को, एक है प्रियंका चोपड़ा और दूसरे हैं अनुराग कश्यप, इन दोनों लोगों को बनाया गया। इसलिए आपका इसके लिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ई, यानी फिफ्थ ऑप्शन, बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको इन शॉर्ट में भी आप देखोगे तो लिखा होगा, क्या लिखा? टोरंटो मतलब टी, ठीक, IFF, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में आपके बीच में हो सकता है TIFF के नाम से देखने को मिले। तो TIFF यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर कितने लोग को बनाया गया? अगर ये पूछता है तो 50 लोग को, और अगर ये पूछता है कि भारत से कौन कौन है तो 2 लोग हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? अच्छा, एक चीज मैं यहां पे पहले आंसर देने से पहले बता दूं आपको, कई जगहों पर आप इनका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ओसुका रपोंडा, सिर्फ और सिर्फ आप ये नाम पढ़ेंगे। ये इनका पूरा नाम मैंने लिखा था, रोज क्रिश्चियन ओसुका ओसुका रपोंडा, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये किस देश की भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही जवाब क्या है? गैबोन। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये, और फिलहाल के लिए गैबोन जो है वो किस कॉन्टिनेंटल का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का देश है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। ठीक, अब थोड़ा सा 2 चीजें इसमें जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रेविले इसकी कैपिटल है, ठीक, इस गैबोन देश की, और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक, CFA फ्रैंक। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने श्याम श्रीनिवासन को किस देश का CEO एंड MD के रूप में फिर से नियुक्त किया? देखिए, रीअपॉइंट हुआ है, तो रीअपॉइंटमेंट इनका किया गया है फिर से। इसके मतलब कि इसके पहले ये खुद उस बैंक के रहे, तो कौन से बैंक के थे, और उसी बैंक का फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। तो RBI ने किसके लिए मंजूरी दी है? फेडरल बैंक के MD एंड CEO मिस्टर श्याम श्रीनिवासन को फिर से उसी बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931, यानी 23 अप्रैल 1931 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। किसका? फेडरल बैंक का। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस कहां पर है? तो आलुवा, केरला में इनका हेड ऑफिस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार को रखने के लिए समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका यूएसए के साथ इनका समझौता हुआ है। सबसे पहला तो ये जवाब है। अगला एक पॉइंट आता है कि आखिर ये है क्या। देखिए, पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार का मतलब क्या होता है? जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, चूंकि हम लोग, आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल हम लोग को ज्यादातर इंपोर्ट करना होता है, तो हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होता है। अब स्टोर करने के लिए जगह की बात आती है, इसलिए भारत का यूएसए से एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम अपना कुछ आपके पास भी रखेंगे क्रूड ऑयल स्टोरेज के रूप में, आप जरूरत पड़ने पर हमें वापस कर देना। ठीक है, तो इसके लिए किससे भारत का एग्रीमेंट हुआ है? यूएसए से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने पीओके का मतलब यहां पर क्या है? पीओके का यहां पर सेंस होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाक के कब्जे में, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो किन 2 देशों ने पीओके के सुघोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है? अब इसको देखो, कई जगहों पे पट्टान भी है, कहीं पत्तन भी इसको लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस 700 मेगावाट की बिजली परियोजना किन 2 देशों के बीच में भी हुई है इसका समझौता? तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ये बात तो आप जानते हैं कि पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उसमें कई बार पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत के खिलाफ बहुत सारी रणनीतियां करते रहते हैं, तो भारत के खिलाफ की रणनीति करते रहते हैं। तो उन्होंने फिर से एक स्टेप यहां पर लिया है, और इसके पहले ऑलरेडी 2 और भी जो है विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो जो है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वहां पर ऑलरेडी वो लगा चुके हैं, यानी काम चल रहा है उस पर भी। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, 2 कौन कौन से हैं। एक है आपका कुलाहा, जो ये भी किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और ये जो मैंने आपको आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना बताया, ये भी झेलम नदी पर है। ठीक है, तो कुलाहा ये भी झेलम नदी पर है, ये भी विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और एक है डीएमर वास भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और ये भी
पाकिस्तान के द्वारा चाइना के साथ मिलकर ही शुरू किया गया है पीओके में, ठीक है। लेकिन ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, ठीक है। पाकिस्तान में एक और अभी चर्चा में विषय रहा है, और वो क्या रहा है कि पाकिस्तान में एक पहला हिंदू पायलट कौन बना है? तो पाकिस्तान का सबसे पहला हिंदू पायलट कौन बना है? राहुल देव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया अभी हाल ही में? अब देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में समाधान से विकास नाम की एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम स्टार्ट किया है। अब इसका इनिशिएटिव लेने का कारण क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए यहां पे मैंने बताया है, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बकाया हो, चाहे वो टैक्स हो, किसी भी तरह का नगर निगम का टैक्स हो, कोई भी तरह का टैक्स वगैरह बकाया हो, कोई बिल उसका बाकी हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टैक्स या बिल का हो, उस तरह के उस बकाये को पे करने के लिए कोई भी तरह की कानूनी प्रक्रिया इसमें नहीं की जाएगी और उसका सेटलमेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो आसान बनाया गया है किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल या टैक्स को पे करने के लिए वहां के लोगों के लिए। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने ये लागू किया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, और इस स्कीम का नाम क्या है? समाधान से विकास, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ये तो आप जानते हैं। राज्यपाल कौन है? सत्येंद्र नारायण आर्य इसके राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक। लोकसभा की सीट यहां पर है 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीट यहाँ पे विधानसभा की है, ठीक है। यहां पर अभी हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? अगर ये पूछा जाए तो कहां की राज्य सरकार? हरियाणा की, ठीक। एक और बात आपको बता दें, अभी हरियाणा की राज्य सरकार ने एक मंजूरी, कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है। किस बात की मंजूरी? कि वहां पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हरियाणा में काम करेंगी, वहां के उन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक रूल फॉलो करना होगा। रूल क्या होगा? अगर उनके पास ऐसा कोई पोस्ट है जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम है, ऐसा कोई भी पोस्ट जिनकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम है, उस पोस्ट पर हरियाणा के लोगों का आपको अपॉइंटमेंट पहले करना होगा, और उसका परसेंटेज भी वहां की सरकार ने बता रखा है, कितना है? 75%। यानी उस तरह के पोस्ट पर, अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, अमूल नाम की कंपनी है, जो अमूल नाम की एक कंपनी कहां पर गई? हरियाणा में। अब हरियाणा में यह काम करने चली गई, ठीक। अब अमूल ने अगर किसी को भी अपॉइंट करने की बात सोची है, तो जो भी उनके पास ऐसे पोस्ट, जिन पोस्ट पर उनको 50,000 पर मंथ से कम का सैलरी पे करना है, उस पर अगर मान लेते हैं उनके पास ऐसा कुल मिला के 10 पोस्ट हैं, तो 10 पोस्ट पर 75% यानी तकरीबन 8 लोगों को उन्हें रोजगार में हरियाणा के लोगों को रखना होगा। बाकी बचे हुए सीट पर वो कहीं के लोगों को भी रख सकते हैं। ये वहां के कैबिनेट ने भी मंजूरी दिया है, ताकि वहां के लोग माइग्रेट ना करें दूसरे जगह पर, रोजगार के लिए भटके नहीं। तो ये वहां की सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी हाल ही में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला आप जानते होंगे, ये आप जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये रंगभेद कैंपेनिंग से बहुत पॉपुलर हुए थे। तो इनका जो बर्थडे है वो 18 जुलाई को हर साल पड़ता है, इसलिए 18 जुलाई को ही हर साल जो है इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर खतरों से बचने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अब साइबर खतरा का मतलब क्या है? यहां पर ऑनलाइन मोड में जो हैकिंग होता है, ये सब तरह की चीजें जो होती है, तो उससे बचने के लिए भारत ने अभी किससे किया है समझौता? इजराइल से, ठीक है। अब देखिए इजराइल के बारे में बात कर लें तो इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? इजराइल की राजधानी। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब कई जगहों पे आप यरूशलेम के बजाय यरूशलम भी पढ़ेंगे या जेरूशलम भी पढ़ेंगे, और तीनों वही नाम है, इसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस पर। इसकी जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? इजरायली शेकल। शेकल भी सिर्फ याद रख सकते हैं, इजरायली शेकल कहना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन शेकल कहना जरूरी है। तो शेकल है उनकी करेंसी। इनके पीएम का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये इनके पीएम है, ठीक है। और एक चीज और, अभी हाल ही में इजराइल का एक जगह है जिसका नाम क्या है? तेल हबीब। उस जगह का नाम है तेल हबीब, और तेल हबीब नामक उस जगह का नाम हमारे यहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर रखा गया, और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टैगोर स्टेट। तो तेल हबीब में एक राज्य है,
उस राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, टैगोर स्टेट। ठीक है, तो ये भी इजराइल में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का सीईओ एंड एमडी किसे बनाया गया है? तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का भी हाल ही में सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? अश्वनी कुमार तिवारी को। तो अश्वनी कुमार तिवारी को इसका सीईओ और एमडी बनाया गया है, आप उनका फोटो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में एआई तकनीक के लिए किससे समझौता किया है? सबसे पहले आप समझिएगा एआई तकनीक यानी कि एआई टेक्नोलॉजी है क्या। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो ये एक तरह से एक ऐसी तकनीक है, इसको चाइना ने ही, अभी हम कह सकते हैं आपकी चाइना ने ही इसको इजाद किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें वो लोगों के एक्टिविटी को, ह्यूमन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। अब जैसे समझिए, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, मैं जिस तरीके से, जो मेरा बॉडी पोस्चर, मेरा एक्सप्रेशन, जिस तरीके से हम आपको समझाते हैं, ये सारी चीजें वो मुझे देखकर कॉपी करेगा, वो टेक्नोलॉजी मुझे देखकर कॉपी करेगा। और फिर मैं वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहूंगा और फिर भी वो मेरी जैसी एक्टिविटी करके आपको वही सारी चीजें डिलीवर करेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि वहां पर कोई व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट था कि नहीं। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, लेकिन ये मानव जाति के लिए खतरा भी है। तो बेन है तो बून भी हो सकता है ये आने वाले समय में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम, भाई आप समझिए, हमारे भूलने की आदत होती है लेकिन ह्यूमन के अंदर, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी कभी खत्म हो सकती है, कभी भूली जा सकती है? नहीं। तो वो एक बार किसी कॉपी कर लेगी तो एग्जैक्टली हूबहू वही चीज करती रहेगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। खैर, टेक्नोलॉजी की बात है, वो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, यानी बून बनेगा कि बेन, ये तो समय बताएगा। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था वो मैंने आपको समझाया, हमारी एक्टिविटी के आधार पर वो परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, जैसे आप कई बार देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप एक दो दिन लगातार अगर गाने सर्च कर लीजिए या कोई भी कंटेंट आप सर्च करिए तो आपको यूट्यूब उसी हिसाब से कंटेंट फिर सजेस्ट भी करने लगता है ना। तो वो भी आपका एआई टेक, वो आपकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से आपको वीडियो सजेस्ट करते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में ये शामिल किया, एआई टेक्नोलॉजी को इन्होंने शामिल किया है कि अब हम लोग जो है अपने जो सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे, उनको एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो है पढ़वाया जाएगा। तो एआई टेक्नोलॉजी को उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल किया, अपने सिलेबस में शामिल किया है। और सिलेबस में शामिल करने के लिए उन्होंने किससे किया है, जो है वो आईबीएम के साथ। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब आते हैं करंट अफेयर को वन लाइनर देखते हैं जरा, तो जो डिस्कस किया मैंने एक तरफ से देखते हैं। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। निम्न में से कौन से राज्य ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? तो भी मैंने आपको बताया किसने किया, उत्तराखंड ने। ठीक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2020 में भारत का रैंक क्या है? थर्ड है। पहला रैंक पे कौन था? पहले रैंक पे यूएसए, दूसरे रैंक पर, पहले रैंक पे चाइना, दूसरे रैंक पर यूएसए। ठीक, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 यानी 2020 के लिए किसे राजदूत बनाया गया? तो भारत की तरफ से दो लोग हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। मैंने कहा था टोटल कितने लोगों को बनाया गया है, तो मैंने ये भी कहा था टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग। ठीक, अच्छा, रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा को किस देश का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो गैबॉन का बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मिस्टर श्रीनिवासन को किस बैंक का सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है, रीअपॉइंटमेंट किया है उनका? तो फेडरल बैंक के लिए मैंने आपसे कहा था। और ये जो है इसका हेड ऑफिस का है केरला में। आगे बात करते हैं, भारत का किस देश के साथ पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार रखने का समझौता हुआ? तो यूएसए के साथ हुआ। मैंने ये समझाया था कि इसमें होता क्या है, क्रूड ऑयल को स्टोर करने के को लेकर एक एग्रीमेंट या एमओयू होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने पीओके के सुघोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की बिजली उत्पादन के लिए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया? तो पाकिस्तान और चाइना ने। मैंने ये भी आपसे कहा था पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें, इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर दो और प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो याद ध्यान रखिए कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी पे चल रहा है और किन देशों के बीच में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू किया है? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये भी मैंने आपको बताया है। इसमें होगा क्या, किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग बिल या टैक्स का पेमेंट वन टाइम वहीं से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यहाँ पर ये 118 हो गया, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, 18 जुलाई। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 18 जुलाई ही उनका
बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसी वजह से 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। साइबर खतरों से बचने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। आगे बात करते हैं, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का सीईओ एंड एमडी किसे बनाया गया है? तो अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। और सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में एआई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए किससे समझौता किया? आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ समझौता किया। ठीक है, ये था आज के करंट अफेयर्स की बात। अब आते हैं कल के क्वेश्चन पे। जो कल का सवाल आपसे मैंने पूछा था वो क्या था? वान कर्मन पुरस्कार 2020 वान कर्मन अवार्ड 2020 किसको सम्मानित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के सिवान। और ये कौन है? ये इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, जिस इसरो से मैं बोल रहा हूं उसके चेयरमैन नहीं, बल्कि इसरो मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके चेयरमैन है और इनको इस साल ये पुरस्कार दिया जाएगा, इस बात की घोषणा की गई है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका सही जवाब किसने? बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में। तो अन्नपूर्णा सिंह है, अभिषेक श्रीवास्तव, अर्पित सिंह, आकाश सिंह, अंकिता, मोनू सिंह, शालिनी सिंह, अभिषेक यादव, अश्विनी आर्या, कुंवर अनिमेश बहादुर, आलोक श्रीवास्तव, राम प्रकाश गुप्ता, संदीप सिंह, अर्चना कुमारी, आकाश विश्वकर्मा, कीर्ति सिंह, सौरभ यादव, नरेंद्र पाल, शिवम सिंह, शैलजा पटेल, रंजना मिश्रा, दीप्ति सिंह, सरिता पांडे, आकाश सोनकर, अनुराग त्रिपाठी। बहुत सारे लोगों ने दिया है भाई। तो इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और थैंक यू कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसका जवाब दिया। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं 2 किलोमीटर, 3.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि हमें 15 मिनट से नाम बताने में लग जाए, इतने जवाब दीजिए इसको। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे शेयर जरूर करिएगा। एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज ही हम लोग अभी मंडे टू सैटरडे जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक डिस्कस किए थे उन सब का वीकली करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के माध्यम से। बहुत ही जल्द दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। इतना देर तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग अभी तक हम लोग को सहयोग करते रहे हैं, सहयोग करने के लिए धन्यवाद। जो हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज शुरू हो चुका है। उसका आपको डिटेल या कह सकते हैं कि पूरा पूरा शेड्यूल रोज का रोज आपको मिल जाता है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन होइए और अधिक से अधिक क्विज को ज्वाइन करिए, अटेम्प्ट करिए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम और आसान हो सके उसे क्वालिफाई करना। ठीक है, क्विज को जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।